बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन आपने जो है वो सत्या से मेनली कवर करना है, और जो कुछ चीज़ें हैं वो अलिपन कॉर्ड से आप डिस्कस करेंगे, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ वगैरह, और जो कुछ चीज़ें जो दोनों में जो फ़र्क होंगी वो हम जो है वो साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी कितनी होती है। मेल्स में ये जो होती है 14 से 16 होती है, और जो फीमेल्स होती है उसमें 13 से 15 होती है। अब दो काम होते हैं हीमोग्लोबिन के, एक तो इसने डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन करवानी होती है, मतलब ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ के अंदर डिलीवर करना है, और दूसरा काम इसका ये होता है कि इसने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से इसने लंग्स में लेके जाना है ताकि ये बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। उसके अलावा हीमोग्लोबिन दो से मिलकर बन रहा है, हीम और ग्लोबिन से। हीम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो और जो ग्लोबिन पार्ट है वो इसका प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आया था जी चेन्स कितनी है, इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, अगर आप HB1 देखें जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब जो अल्फ़ा चेन होती हैं, एक अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स हैं, और दूसरे जो बीटा चेन है उसके अंदर 146 अमाइनो एसिड है। तो टोटल दो दो चेन है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स हैं, तो इनको मिला के 574 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं जी कि कौन कौन सी इंट्रैक्शंस होती हैं। हाइड्रोफोबिक होती हैं, आयनिक होती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं इसमें प्रेजेंट। अब आ जाता है जी स्ट्रक्चर ऑफ हीम। हीम का स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा मतलब चेन्स के मिलने से बन रही हैं। अब चेन्स आगे जो हैं वो आपके पास किसके मिलने से बन रही हैं, आयरन के, और ये प्रोटोफोरफायरिन 9 के मिलने से बन रही है। देखिए ये आपके पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ये देखें हीमोग्लोबिन किसके बनने से मिल रहा है, चेन्स के। ठीक है, चेन्स और हीम के। ठीक है, अब ये चेन और हीम है, इसने आगे किससे मिलके बनना है, आयरन से मिलने से, और इसके अलावा इन्होंने किसके मिलने से बनना है, प्रोटोफोरफायरिन 9 के मिलने से। ठीक है, अब ये जो प्रोटोफोरफायरिन 9 है ये आगे 4 पायरोल के मिलने से बनता है। अब ये जो 4 पायरोल्स हैं ये आगे किन किन के साथ अटैच होते हैं, 4 मिथाइल के साथ, 2 विनाइल के साथ, 2 प्रोपाइल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और ये फिर पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये आपके पास जो है ये हीम का स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर हम इसको देखें, ये देखें ये आपके पास हीम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आयरन सेंटर में है। ठीक है, और साइड साइड पे 4 नाइट्रोजन है, और ये आपके पास पायरोल रिंग्स हैं। ठीक है, पायरोल रिंग्स हैं, उनके साथ देखें 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, और 2 प्रोपाइल ग्रुप हैं, और जो 2 जो हैं ये कौन से ग्रुप हैं आपके पास, ये आपके पास जो है विनाइल ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में मसला है तो ये आपको बना के दिखा देता हूँ इधर। ये देखें ये आपके पास आयरन सेंटर में हो गया, साइड पे जो है आपके पास नाइट्रोजन आ जाएगा चारों साइड पे। इसके ऊपर आपने जो है ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक इधर बनेगा इस तरह। अगर इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई है हम इधर ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखें आपके पास आयरन नाइट्रोजन चारों साइड पे। ठीक है, उसके अलावा ये देखें ये आपने 2 ऐसे सिरे बनाए और एक ऐसे बना दिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास इस तरह ही आपने इसके साथ करना है, नाइट्रोजन ही सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देख लें आप, और एक यहाँ देख लें। ठीक है, बना दिए 4 आपने। अब इनके आपने 2 सिरे निकालने हैं, इधर से इसके 2 सिरे, इसके 2 सिरे, उसके अलावा इसके 2 सिरे और 2 इसके सिरे निकाल दें। ठीक है, निकाल दिए। अब आपने क्या करना है, इनको नेमिंग करनी है। एन, ये एम हो गया, वी, एम, वी। ठीक है, 2 एम वी हो गए, और ये एम पी हो गया, लेकिन यहाँ उल्ट हो जाएगा एम पी, मतलब यहाँ सब पे एम पहले आ रहा था और इधर जो एम बाद में आएगा। अब इनको नंबरिंग दे दें, ए बी सी डी दे दिया। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने किसके साथ मिला देना है, इसके इस वाले के साथ, इसके वाले इस हिस्से को आपने इसके साथ मिला देना, इसके ये वाले हिस्से को आपने इसके साथ मिला देना, और इसके ये वाले हिस्से को आपने इसके साथ मिला देना। ठीक है, तो ये 4 आपके रिंग्स पूरे हो गए। उसके बाद अब आपने इसको कैसे करना है, ये देखें इसका एक आपने इधर ये ड्रॉ करना है बॉन्ड, एक इधर ड्रॉ कर देना बॉन्ड, आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक आपने इसका यहाँ ड्रॉ कर देना है, एक यहाँ कर देना है, इसका भी बिल्कुल सेम जिस तरह इसका किया, इसके यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इसके यहाँ एक इस लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है,
और आपके पास जो ये चौथा है इसमें बस डिफरेंट होगा कि आपने बस एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन को नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं कि इधर इधर कौन से ड्रॉ करने हैं। अभी यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने, एक यहाँ करनी है, इस इन दोनों में इस साइड साइड पर करनी है और इन दोनों में इस तरह ड्रॉ करनी है लाइन, ठीक है। तो ये 4 आपके बॉन्ड कंप्लीट हो गए। उसके अलावा आपने ये जो है ये ड्रॉ कर देना है, ओ डबल बॉन्ड हो इसके साथ कनेक्ट कर देना है, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। वेरी इजी था स्ट्रक्चर, ये आपने इस तरह ड्रॉ करना है। उसके बाद आपके पास आती है दूसरी फॉर्म हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन 4 टाइप्स के होते हैं, HbA होता है, HbA2 होता है, A1 A2 HbF और HbA1c। A1c में आपने याद रखना है ग्लूकोज के साथ अटैच होता है, कोवलेंटली लिंक होता है, ठीक है। उसके अलावा ये डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसकी लो कंसनट्रेशन हमारे पास होती है, लेस देन 5% होती है। A2 वेरी लो होता है, लेस देन 5% है। HbF जो है फीटल हीमोग्लोबिन जो फीटस में प्रेजेंट होता है, लेस देन 2% होता है और ये रिप्लेस्ड हो जाता है एडल्ट्स के अंदर A1 के साथ, हीमोग्लोबिन A1 के साथ जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन A1 बहुत ज़्यादा एबंडेंट होता है, 90% होता है एडल्ट्स के अंदर। और हीमोग्लोबिन F जो है आपने याद रखना है कि ये जो है वो अगर रिप्लेस ना हो सके एडल्ट के अंदर, चाइल्डहुड में अगर ये परसिस्ट करता रहे, बर्थ के बाद भी अगर ये टर्मिनेट ना हो, तो ये एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको आप हेरिडिटी परसिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, HPFH, ये वाली डिजीज़, ठीक है। ये आपने उसके बाद ये मायोग्लोबिन आता है, ये हार्ट मसल्स वगैरह के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल्स और हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है और ये रिजर्वायर होता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यूज़ वगैरह में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन के हमने काम देख लिया कि इसने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको बताना चाहिए हीमोग्लोबिन ने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करना होता है और अगर आप एटम्स में देखें तो 8 ऑक्सीजन एटम्स के साथ बाइंड करना है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ओके, अब आपके पास ये डिसोसिएशन कर्व शो की हुई है जो आपको सेचुरेशन शो कर रही है, डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स पे जो है ऑक्सीजन की सेचुरेशन आपके पास शो कर रही है। मायोग्लोबिन जो है उसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए इसकी ज़्यादा सेचुरेशन होती है, मतलब कि ये जो है वो जल्दी सेचुरेट हो जाता है, लो पार्शियल प्रेशर पे भी ऑक्सीजन के जो है वो जल्दी सेचुरेट हो जाता है। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है उसको देर लगती है सेचुरेट होने में, ठीक है। और ये जो है 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे जाके जो है वो सेचुरेट होता है, ठीक है, हाफ सेचुरेट होता है। उसके बाद आपके पास होती है कोऑपरेटिव बाइंडिंग के, मतलब कि पहला जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा वो बहुत देर लगाएगा, तो उसको देर लगेगी, लेकिन जो आखिरी होगा वो बहुत जल्दी बाइंड कर देगा, क्योंकि ये जो है वो हीम टू हीम इंटरेक्शन और कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन के फिनोमिना के साथ होता है, ठीक है। और ये जल्दी, और जो आपकी हीम होती है ना, इस हीमोग्लोबिन जो होती है ना इसकी लूजली बाउंड करती है ऑक्सीजन को, ताकि आसानी के साथ जो जाके जल्दी से डिलीवर कर सके किसी भी और टिश्यू के अंदर जाके, ठीक है। और जो आपने जो कर्व रिकॉर्ड की थी ऊपर, ये वाली कर्व, ये सिग्मोइडल इन शेप होती है, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीजन की टिश्यूज़ के अंदर कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है, मतलब कि उसका जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन जो सेचुरेशन होती है ना ऑक्सीजन के साथ, उसकी जो आपकी टिश्यूज़ के अंदर कम होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो लंग्स है उसके अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि टिश्यूज़ में जाके उसने डिलीवर कर देनी होती है, रेस्पिरेशन वगैरह और दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो है वो इसने इन्वॉल्व हो जाना होता है। अब आती है 2 फॉर्म्स, हीमोग्लोबिन की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है टी फॉर्म जिसको आप टॉट फॉर्म कहते हैं, और एक होती है आर फॉर्म जिसको आप रिलीज फॉर्म कहते हैं। रिलीज फॉर्म ऑक्सी फॉर्म है और जो टी फॉर्म है डी ऑक्सी फॉर्म है, ठीक है। डी ऑक्सी फॉर्म मतलब कि इसकी लेस एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, और जो आर फॉर्म है इसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अब आपके पास आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या आप इस डायग्राम से देख लें कि जो लंग्स है उसमें से ऑक्सीजन आएगी और इसने जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ में जाएगी, टिश्यू में जाने के बाद उसने ऑक्सीजन को डिलीवर कर देना है, ऑक्सीजन ने मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करना और जो टिश्यूज़ में डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करना है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी वो आगे रिलीज़ होगी टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ दोबारा जाएगी और ये कार्बोमाइल हीमोग्लोबिन बनाएगी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। उसके बाद ये हीमोग्लोबिन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में जाके डिलीवर कर देगा और वहाँ से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। उसके बाद अब आपके पास आता है बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट में क्या है कि आपके पास जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ना हीमोग्लोबिन के साथ, ये डिक्रीज़ हो जाती है, कंसनट्रेशन इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्लोराइड आयन के साथ, और यही जो आपके पास जो 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के साथ जो है वो कहते हैं कि इन सब के साथ जो है वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ डिक्रीज़ हो जाती है, तो इस इफेक्ट को आप बोहर्स इफेक्ट कहते हैं, जो डिक्रीज़ करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। अब आपके पास ये होता है कि ये शिफ्ट कर देते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट की तरफ, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है।
अब इसमें आपको शो किया हुआ कि कैसे आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करते हैं आउट बॉडी से, कि ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। इसने जो है वो क्या बना दिया, H2CO3 बना दिया। H2CO3 ने जो है आपके पास बाइकार्बोनेट आइंस को अलहदा कर दिया। हाइड्रोजन आइंस जो हैं ये आपका जो HbO2 के साथ जो बाइंड किया हुआ था उसने जो है उसके साथ जो O2 है उसने उसको रिलीज़ करवा दिया और उसने जो पेरिफेरल टिश्यूज़ में चले जाना, और ये जो H पॉजिटिव आइंस हैं इन्होंने जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जो है Hb2H+ जो है वो आइंस बना देने, ठीक है, HbH बना देना है। उसके बाद इसने जो है वो 4 ऑक्सीजन जो है वो लंग से आएंगे, इन्होंने फिर दोबारा जो है वो HbO2 दोबारा बना देना है, और ये जो H पॉजिटिव आइंस हैं उनको निकाल लेना बाहर, लंग्स में चले जाएंगे, वहाँ जाके फिर ये HCO3 के साथ बाइंड करेंगे और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। उसके बाद जो है कार्बोनिक एसिड जो है वो CO2 और H2O में ब्रेक होगा और CO2 आगे एक्सहेल्ड हो जाएगी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अब ये आपके पास दिया हुआ है कि HbO2 के साथ H+ जैसे ही बाइंड करेगा तो HbH बना देगा पॉजिटिव और साथ O2 बना देगा, और जो ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देगा और डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्लोराइड आइंस का भी यही है कि ये जो है वो डीऑक्सी फॉर्म में ज़्यादातर बाइंड करता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सी फॉर्म में। तो डीऑक्सी फॉर्म में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करवा देगा, ठीक है, और यही काम इनका होता है। उसके अलावा यहाँ आपके पास दिया हुआ कि 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयन क्लोराइड आइंस को मिला के एलोस्टेरिक इफेक्टर्स कहते हैं। ये आपने नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अलग करवाते हैं, ठीक है। अब ये 2,3 BPG का आपके पास रोल दिया हुआ है यहाँ, तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये बताया हुआ है कि किसका इंटरमीडिएट होता है, ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट होता है। इस ग्राफ में आपको पीएच का रोल दिया हुआ है कि पीएच कैसे जो इफेक्ट करती है आपकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी को। उसके बाद ये देखें, ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का रोल है कि इसने जो है वो डिक्रीज़ करनी है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को, मतलब कि उसने हीमोग्लोबिन से उसको लिब्रेट करवाना है और ख़ुद उसने उसके साथ जाके बाइंड कर जाना है। अगर एक ऐसी कंडीशन है जैसे अनीमिया की कंडीशन है, उसके अंदर जो है वो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो ये जो है वो ऑक्सीजन को और डिफ्यूज़ कर मतलब कि ऑक्सीजन को और लिब्रेट करवाएगा। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन होती है, उसके अंदर जो है वो स्ट्रिप्ड Hb होता है, मतलब उसमें कोई भी 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है, मतलब कि वो उसके साथ बाइंडिंग फॉर्म में रहेगी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके पास यही शो किया हुआ है। उसके अलावा आपके पास इधर शो किया हुआ है कि कैसे जो एक्शन है इसका, ये देखें आपके पास 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो ये 4 जो आपके पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो 4 इसके सब यूनिट होते हैं उनके दरमियान जाके खड़ा हो जाता है, और जो 2 आपके सब यूनिट्स होते हैं ना वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनके सेंट्रल एटम्स। तो जो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और ये स्टेबलाइज कर देगा डीऑक्सी फॉर्म को। जब ऑक्सीजन आएगी तो ये जो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगी, और ये जो है वो इसको दोबारा आर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, रिलैक्स फॉर्म में। उसके बाद आते हैं कि 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आपको पता होना चाहिए। हाइपोक्सिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइपोक्सिया मतलब कोई भी 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इसमें इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को लिब्रेट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ में जाए और वहाँ इसको सप्लाई हो ऑक्सीजन। एनीमिया में भी यही एक कंडीशन कि ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है और जो आपकी 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो लिब्रेट करवाएगी ऑक्सीजन को और ये ज़्यादा टिश्यूज़ में जाएगी और वहाँ जाके जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हमने इसका रोल देख लिया कि 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो डिक्रीज इसकी कंसनट्रेशन हो जाती है, ठीक है, और वो जो है वो टिश्यूज़ में जाके जो है वो ऑक्सीजन के लेवल को मतलब कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है ना उसके अंदर 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर ऑक्सीजन बाइंडेड फॉर्म ही रहेगी हीमोग्लोबिन के साथ। उसके अलावा यहाँ आपको शो किया हुआ कि 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है फीटल हीमोग्लोबिन के साथ बहुत वीकली बाइंड करता है। तो HbF जो होती है इसकी IF-NT होती है ऑक्सीजन के लिए, तो इससे ऑक्सीजन जो ज़्यादातर जो HbF है उसकी फॉर्म में जो है वो फीटस में डिलीवर होती है, इसलिए जो HbF जो है वो फीटस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है इसके पेज टू HbA, ठीक है। उसके बाद आते हैं हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। इसमें आपको कुछ आते हैं मैथमोग्लोबिन। मैथमोग्लोबिन का रोल आपको पता होना चाहिए, इससे कोई डिजीज़ होती है मैथमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है ना वो मैथमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, मतलब कि उसको जो है वो मैथमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन में दोबारा कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसका क्या रोल है कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें जो है Fe2+ फॉर्म में होता है आयरन, और जो मैथमोग्लोबिन है उसमें Fe3+ में होता है। तो Fe3+ से जो Fe2+ में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है ताकि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो। अब ये कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं या H2O2 होता है, ये जो है वो क्या करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसको मैथमोग्लोबिन में कन्वर्ट
कर देते हैं, ठीक है, उसको जो है वो Fe3+ फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो Fe3+ है इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड नहीं करता। हीमोग्लोबिन जो Fe2+ फॉर्म में था आयरन, वो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, तो जो मेथमोग्लोबिन उसमें तो है ही नहीं कैपेसिटी कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सके, इसलिए वो बाइंड नहीं कर सकेगा। और एक कंडीशन होगी जिसको आप चॉकलेट साइनोसिस कहते हैं। चॉकलेट साइनोसिस में क्या मुराद है कि आपकी स्किन का कलर ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, ये ब्राउन ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है, स्किन का। और उसके अलावा एक कंडीशन भी आती है कि मेथमोग्लोबिन में कन्वर्जन जो है वो एक और भी कंडीशन जिसकी वजह से होती है कि म्यूटेशन आ जाए जीन्स के अंदर, मतलब जीन चेंज जो होती हैं आपकी चेंज जो है ना उनके अंदर कोई भी म्यूटेशन आ जाए उसकी वजह से हो सकती है, या आपके पास जो इंजाइम होता है मेथमोग्लोबिन रिडक्टेज, अगर ये डेफिशिएंट हो जाए इसकी वजह से भी जो हीमोग्लोबिन में मेथमोग्लोबिन की कन्वर्जन नहीं होगी। और मोस्टली ये जो कंडीशन होती है आपके पास ये होती है वो आपकी चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन को एम को जो है वो एच के जो ए के अंदर कन्वर्जन है वो बहुत कम हो रही होती है। एच बी एम को जो कन्वर्जन हो रही होती है ना ए के अंदर वो बहुत कम हो रही होती है, इसलिए जो ज़्यादा चाइल्ड के अंदर कॉमन होती है। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट जो मिथाइलिन ब्लू से होगी कि ये जो है वो मिथाइलिन ब्लू जो है वो Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा। ये जो मैं डिजीज़ आपको बता रहा हूँ ये आपकी लिपन कॉर्ड में लिखी हुई है, तो ये आप लिपन कॉर्ड से पढ़ लें। मोस्टली आप समरी के अंदर जो है वो जाके इसको देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके ये टॉपिक जो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ है ये हमने जो है वो लिपन कॉर्ड से करना है। मैंने समरी में सारा कुछ जो है वो नोट कर लिया ताकि आप लोगों को बताने में आसानी हो। इसमें आपने याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन एस है ये जो स्ट्रक्चरली हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होते हैं वो HbS, HbC और HbSc पे मुश्तमिल होते हैं। और भी दो होते हैं D और E, इसमें भी आपने याद रखनी है। पहले आपको ये बताया था HbS आपने याद रखना है कि ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। हेट्रोजाइगस से क्या मुराद है कि एक जीन में अगर प्रॉब्लम हो और दूसरा सही हो, ठीक है, इसके भी आगे जो है वो कुछ फ़वाइद होते हैं वो हम जो बाद में देखेंगे। इसका आपने याद रखना है HbS जो पॉइंट म्यूटेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा बीटा चेन में जो है 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड विलाइन से रिप्लेस्ड है। अब अगर आप हीमोग्लोबिन C में देखें उधर ग्लूटामिक एसिड लाइजीन से रिप्लेस्ड है। और अगर आप HC से देखें HC जो है वो कम्बिनेशन है S और C का, तो उसमें ग्लूटामिक एसिड विलाइन से भी रिप्लेस्ड होगा और ग्लूटामिक एसिड जो लाइसीन से भी रिप्लेस्ड होगा, ठीक है। अब जो आपके पास HbS है इसमें देखना है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डीऑक्सी फॉर्म के अंदर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इससे क्या होगा, हीमोलिटिक एनीमिया होगा। इससे भी हीमोलिटिक एनीमिया होगा HbC से, इससे भी होगा लेकिन इससे पॉलीमर फॉर्मेशन भी होगी। पहले HbSc से देख लें। HbSc में आपने याद रखना है कि HbC से ज़्यादा इसकी जो है वो सीवियर इफेक्ट्स होते हैं, मतलब इसमें भी जो है वो डिक्रीज सॉल्युबिलिटी इन डीऑक्सी फॉर्म जिस तरह HbS में थी वही होगी इसमें। अब HbS में क्या होता है कि पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि मिस शेप्ड RBCs की फॉर्मेशन होती है जो स्टिफ्ट होते हैं, रिजिड होते हैं। उसके बाद वेस्कुलर जो है ऑक्लूजन हो जाती है, मतलब कि वेस्कुलर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से एनॉक्सिया हो जाता है, मतलब कि टिश्यूज़ जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाएगी। अब ये किन किन कंडीशन की वजह से होता है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो या आपकी pH कम हो या आपकी PCO2 ज़्यादा हो या आपकी जो 3 BPH जो है ये आपने याद रखना है कि ये जो है अगर ज़्यादा हो तब होगा। अब इसकी वजह जो HbS है इससे पेन क्राइसिस होंगे। इन पेन क्राइसिस क्या है कि आपकी जो लाइफ साइकिल ऑफ RBC है वो कम हो जाएगा, लेस देन 20 डेज हो जाएगा। उसके अलावा हाइपरबिलीरूबिनीमिया हो जाएगा, स्ट्रोक होगा, एनीमिया होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, तो ये सारी कंडीशन आएंगी इसके अंदर। चेस्ट प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब आता है हीमोग्लोबिन C। हीमोग्लोबिन C में आपने जो और चीज़ याद रखनी है कि ये माइल्ड होते हैं, इसके ज़्यादा इतने फैट नहीं होते तो इसकी थेरेपी ज़रूरी नहीं होती। अब आते हैं HbSc पे। इसको आपने याद रखनी है डबल हेट्रोजाइगस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों जीन्स ही जो है वो इफेक्टिव हो रहे होते हैं, ठीक है, और ये लेस सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, लेकिन इसके सिग्निफिकेंटली चेंज आते हैं, सिम्टम्स वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HbS, ठीक है। एक चीज़ हमारी यहाँ से रह गई थी कि ट्रीटमेंट ऑफ HbS जो आपकी हीमोग्लोबिन सिकल सेल है उसमें हाइड्रोक्सी यूरिया जो होता है वो कहते हैं कि एंटी ट्यूमर ड्रग होती है जो HbF की सर्कुलेशन को ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो RBC की सिकलिंग को कम करती है, ये ज़्यादा रोल होता है। या आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पिलाएं, उसकी वजह से जो है वो आपकी सिकलिंग जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा हेट्रोजाइगस स्टेट का इधर आपके पास मेंशन किया हुआ है कि क्या रोल है इसका। ये रोल होता है
कि ये मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जो आपकी आरबीसीज़ के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करती है, लेकिन हेट्रोजाइगस स्टेट है उसमें जो है वो लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो सकता उसका, क्योंकि आरबीसीज़ ब्रेक होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है मलेरिया से ट्रीटमेंट हो जाती है। कुछ पीपल, ये उन पीपल में ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि जहाँ मलेरिया की डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होती है एरिया के अंदर उन। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन डी और ई। डी में आपने याद रखना कि ग्लूटामेट जो है वो ग्लूटामीन से रिप्लेस हुआ है 121 पोजीशन पे, मतलब कि ग्लूटामीन पड़ा हुआ है और ग्लूटामेट जो है वो रिप्लेस्ड हो गया उससे, ठीक है। उसके अलावा ई में आपने याद रखना है कि उधर जो है वो ग्लूटामेट जो है वो रिप्लेस हुआ है लाइसिन से, मतलब लाइसिन प्रेजेंट है ग्लूटामेट की बनिस्बत 26 पोजीशन पे, अब 26 पोजीशन पे है इधर। और याद रखिएगा कि जो आपका हीमोग्लोबिन सी थी उसमें 6 पोजीशन पे था कि ग्लूटामेट जो है वो लाइसिन से रिप्लेस था, इधर ग्लूटामेट लाइसिन से रिप्लेस्ड है एट 26 पोजीशन हीमोग्लोबिन ई में, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, अब हम आते हैं थैलेसीमिया की तरफ। अगर तो आपकी हीमोग्लोबिन की इंसफिशिएंट क्वांटिटी है, उसकी सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, तो उससे थैलेसीमिया होगा। दो किस्म का थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया डिलीशनल म्यूटेशन है, मतलब कि इसकी कोई भी चेन में प्रॉब्लम, मतलब कि अल्फा चेन जो है वो उसकी सिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो रही, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होगा, एनीमिया होगा और अकोमुलेशन होगी एच बी बार्ट की, मतलब कि एच और एच बी बार्ट जो है वो उसकी अकोमुलेशन होगी और बीटा चेन जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगी। इसको हम जो है, अगर आप को मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब 4 चेन्स होती हैं, ठीक है, 4 चेन्स होती हैं अल्फा थैलेसीमिया की। तो अल्फ़ा चेन 4 पे मुश्तमिल होती है, ठीक है, 4 कॉपीज़ होती हैं। अगर एक चेन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, एक चेन में प्रॉब्लम आएगा तो कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, साइलेंट होगा थैलेसीमिया। अगर 2 चेन्स में प्रॉब्लम आए तो थैलेसीमिया ट्रेट होगा। अगर 3 चेन्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो इससे हीमोग्लोबिन एच होगा, जिसको आप बीटा 4 भी कहते हैं, ठीक है, डिजीज़। और अगर चारों चेन में प्रॉब्लम आ रही है तो इससे एच बी बार्ट डिजीज़ होगी। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्स फिटेलिस होता है, मतलब कि फीटल डेथ हो जाती है, क्योंकि अल्फा ग्लोबुलिन चेन रिक्वायर्ड होती है एचबीएफ की प्रोडक्शन, मतलब फीटल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में अल्फा चेन ज़रूरी होती है। अगर वो ही नहीं होगी तो उसकी वजह से हाइड्रोक्स फिटेलिस हो जाएगा और फीटल डेथ हो जाएगी और बार्ट डिजीज़ हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास आता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया आपने याद रखना कोई भी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। कोई भी पॉइंट म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से बीटा चेन्स नहीं सिंथेसाइज हो रही है और एनीमिया हो रहा है, और इससे क्या होगा, एच जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा हो जाएगा और A2 ज़्यादा हो जाएगा हीमोग्लोबिन, और अल्फा चेन प्रेसिपिटेट होगी। इधर जो थी अल्फा थैलेसीमिया में बीटा चेन प्रेसिपिटेट हो रही थी, और जो बीटा थैलेसीमिया उसमें अल्फा चेन प्रेसिपिटेट होगी। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, आपके पास जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। अगर माइनर होगा तो उसमें एक जीन में डिफेक्ट होगा, अगर मेजर होगा उसमें दोनों जीन में डिफेक्ट होगा। माइनर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो जल्दी ट्रीट हो जाता है, उसकी कोई सिम्टम्स इतने नहीं होते। और जो मेजर होता है उसके अंदर जो बंदा सीवियरली अनीमिक हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से उसका जो उस अनीमिक होने की वजह से उसकी जो है वो उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एरिथ्रोपोइसिस की सिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो पा रही होती, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, उसकी ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है ब्लड की। इसकी वजह से क्या होता है कि आयरन ओवरलोड हो जाता है और हीमोसिड्रोसिस जैसी कंडीशन भी अपीयर हो जाती है, ठीक है। तो आयरन की चिलेशन थेरापी भी की जाती है, वो भी जो है वो ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो आपके पास हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसलेशन, मतलब कि ट्रांसप्लांटेशन करवा ले स्टेम सेल की, तो उससे जो ट्रीटमेंट हो सकती है। होप सो आपको हीमोग्लोबिन का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि HBS जो है उसमें स्टिकी पैचेस भी बन जाते हैं, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है तो स्टिकी पैचेस की फॉर्मेशन भी होती है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। थैंक यू।